नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपा तलरेजा। आज हम बात करने जा रहे हैं पीसीओडी के मरीजों में इनफर्टिलिटी की समस्या के बारे में, यानी कि इनफर्टिलिटी क्यों होती है और उसे कैसे ट्रीट की जाती है पीसीओडी के मरीजों में। जैसा कि आपको याद होगा, हमने अपने पिछले वीडियो में पीसीओडी के बारे में डिटेल में बताया था, यानी कि इसे कैसे डायग्नोसिस करते हैं, इसको कैसे, इसका कारण क्या होता है और इसे कैसे ट्रीट किया जाता है। तो आज का जो वीडियो है उसमें पर्टिकुलरली हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के मरीजों में पीसीओडी की समस्या के बारे में। तो देखिए, जो पीसीओडी है, अगर हम उसके इंसिडेंस की बात करें तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल्स में लगभग 8 to 13% ऑफ फीमेल्स पीसीओडी की समस्या से जूझ रही हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पीसीओडी के मरीज में लगभग 70 to 80% फीमेल्स में इनफर्टिलिटी की समस्या कॉमनली पाई जाती है। तो इससे आप ये देख सकते हैं कि इनफर्टिलिटी और पीसीओडी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या ऐसा होता है कि पीसीओडी के मरीजों में कि इनफर्टिलिटी क्यों कॉमनली पाई जाती है। तो मैंने जैसे कि आपको लास्ट टाइम बताया था कि एनओवुलेशन एक पीसीओडी के पेशेंट्स में एक कॉमन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी भी यहाँ पर एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है, यानी कि पीरियड्स का डिलेड होना या फिर कभी कभी फ्लो का कम होना या कुछ अदर जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है वो ऐसे पेशेंट्स में मिलती हैं। अब अगर हम एनओवुलेशन की बात करें तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको पहले बताया था कि एक महिला को नेचुरल कंसीव करने के लिए एक नॉर्मल फॉलिकल का, यानी कि एग का ग्रो होना और उसके बाद उसमें एक जब डोमिनेंट फॉलिकल आ जाता है उसका एक ओव्यूलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी महिला में ये फॉलिकुलर ग्रोथ नहीं होती है या फिर उनमें एनओवुलेशन की समस्या होती है, यानी ओवुलेशन नहीं होता है, तो ऐसी महिलाओं को हम एनओवुलेटरी इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि इनमें एनओवुलेशन की वजह से इनफर्टिलिटी की समस्या पाई गई है। एनओवुलेटरी इनफर्टिलिटी के कई कॉमन कारण होते हैं, परंतु उसमें से पीसीओडी एक सबसे कॉमन कारण हम कह सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी कोई महिला जो पीसीओडी से ग्रसित है और इरेगुलर पीरियड्स के साथ हमारे पास कंप्लेंट के साथ आती है, तो उनमें अदर फैक्टर्स को रूल आउट करना बहुत जरूरी होता है। अदर फैक्टर्स में हम बात कर सकते हैं थायराइड हार्मोन का डिस्टरबेंस होना, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया होना, यानी कि प्रोलैक्टिन का हाई होना, फिर कभी कभी कुछ और मेटाबॉलिक सिम्टम्स होते हैं, उसे भी हमें रूल आउट करना पड़ता है किसी महिला को पीसीओडी से लेबल करने के लिए। तो जब भी एनओवुलेशन की बात आती है, तो इसीलिए जब हम इन महिलाओं में ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो ओवुलेशन को इंड्यूस करना होता है। तो ट्रीटमेंट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि क्योंकि हम इनफर्टिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जब भी कोई महिला पीसीओडी से डायग्नोज होती है तो अदर एस्पेक्ट्स ऑफ फर्टिलिटी भी उनमें कंफर्म करने चाहिए, यानी कि उनका ट्यूब्स का पेटेंट होना, उनके हस्बैंड की रिपोर्ट का नॉर्मल होना, इन्हें भी हमें साइमल्टेनियसली इवैल्यूएट करना जरूरी है पीसीओडी के साथ साथ। तो अब बात करते हैं कि इनफर्टिलिटी की महिलाओं को ट्रीट कैसे किया जाए। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इनफर्टिलिटी हो या फिर कोई और सिम्टम हो, पीसीओडी का फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वेट रिडक्शन। जैसा कि हमने बात की थी कि पीसीओडी के मरीजों में ओबेसिटी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, इसीलिए वेट रिडक्शन सबसे फर्स्ट स्टेप है, जो एक रेगुलर, एक हेल्दी डाइट के साथ, एक रेगुलर एक्सरसाइज के साथ हमें पेशेंट्स को गाइड करना पड़ता है। आपको ये बात मैं बताना चाहूंगी कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन कहती है अगर कोई महिला अपने एग्जिस्टिंग वेट का 5 to 10% रिडक्शन भी अचीव कर लेती है वेट में, तो ये ना तो केवल उनका स्पॉन्टेनियस ओवुलेशन में हेल्प करता है, मेंस्ट्रुएशन रिज्यूम करने में हेल्प करता है, बल्कि उनके स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन के चांसेस को भी बढ़ाता है। तो इसीलिए वेट रिडक्शन फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। साथ ही साथ वेट रिडक्शन का जो बेनिफिट होता है वो ये भी होता है, क्योंकि जो पीसीओडी की महिलाएं हैं उनमें प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस का भी रिस्क ज्यादा होता है, जैसे कि मिसकैरेजेस का रिस्क होना, प्रीटर्म डिलीवरीज का रिस्क होना। तो ये जो वेट रिडक्शन होता है ये क्योंकि मेटाबॉलिक करेक्शन करता है और इन सारे रिस्क को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, जैसे अगर हम ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है ओवुलेशन को इंड्यूस करना, जो कि मेनली कुछ टैबलेट्स के माध्यम से किया जाता है, जिन्हें हम ओरल ओवुलेशन मेडिसिन कहते हैं, ओवुलेशन इंडक्शन मेडिसिन कहते हैं, ओवुलोजेंस कहा जाता है। तो इसमें जो दो कॉमन मेडिसिन होती है, लेट्रोजोल एंड क्लोमिफेन सिट्रेट, जिसमें से लेट्रोजोल मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाने वाली ड्रग होती है। तो ये टैबलेट्स के माध्यम से आपके डॉक्टर आपका ओवुलेशन इंडक्शन करने की
आप में कोशिश की जाती है और आगे फॉलिकुलर स्टडी के द्वारा उसे फॉलो किया जाता है कि ओव्यूलेशन इंड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा। ज्यादातर महिलाएं इन टैबलेट्स को रिस्पॉन्ड करती हैं और ओव्यूलेशन उनमें अचीव हो जाता है। अगर किसी महिला में ओरल मेडिसिन से ओव्यूलेशन संभव नहीं हो पा रहा है तो जो सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आता है उसमें हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होता है कि हम ओरल मेडिसिन के साथ साथ कुछ इंजेक्शन जिन्हें की गोनेडोट्रोपिन्स कहा जाता है वो हम एड ऑन कर देते हैं, जो कि हमें ओव्यूलेशन में फीमेल के कराने में हेल्प करता है। कभी कभी कुछ महिलाओं में हमें एक प्रोसीजर का भी सहारा लेना पड़ता है जिसे लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग कहते हैं। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इन महिलाओं में जो मेल हार्मोन है जो एंड्रोजन एक्सेस में होता है, तो लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग में हम क्या करते हैं, लेप्रोस्कोपी के द्वारा जो महिला की ओवरीज होती हैं उनमें कुछ छोटे छोटे पंक्चर्स किए जाते हैं, कुछ छोटे छोटे होल्स किए जाते हैं, जिसका जो उद्देश्य होता है वो होता है इन हार्मोन जो एक्सेस में है इनका लेवल रिड्यूस करना। और ये जो हार्मोनल रिडक्शन होता है ये क्योंकि मेल हार्मोन एंड्रोजन को डिक्रीज करता है और स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। तो ये तो बात हो गई सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शन की। अगर कुछ महिलाओं में ये सब करने के बावजूद भी नेचुरल कंसेप्शन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, दवाइयों के द्वारा सब ओव्यूलेशन इंड्यूस तो हो रहा है परंतु महिला कंसीव करने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, तब हमारा जो नेक्स्ट लाइन यानी कि थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आता है जिसे हम IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी का या फिर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट हम कहते हैं। तो देखिए जो PCOD के मरीज हैं हम ज्यादातर उनमें कोशिश करते हैं कि वो मेडिसिन के द्वारा या फिर जो सेकेंड लाइन ऑफ हमारा ट्रीटमेंट ऑप्शन है उनके द्वारा कंसीव करें, परंतु कभी कभी ऐसी महिलाओं में हमें IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेना पड़ता है। स्पेशली अगर ऐसी महिलाएं जिनमें PCOD के साथ साथ कुछ अदर समस्याएं भी हैं तो मेरी ये सलाह रहती है कि टाइम ज्यादा वेस्ट ना किया जाए और अगर टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए महिला को नीड है तो उसका ट्रीटमेंट भी उन्हें ऑप्शन प्रोवाइड किया जाए। ये बात हो गई इनफर्टिलिटी और PCOD कैसे रिलेटेड होते हैं, उसे कैसे डायग्नोज करते हैं और कैसे ट्रीट करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको PCOD के बारे में, इनफर्टिलिटी के बारे में काफी कुछ आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू।